नमस्ते दोस्तों, हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए, भारत, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस और तपन चौरे फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग योग सूत्र सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं और आज 33वां सेशन है। हम लोग चैप्टर 2 का अध्ययन कर रहे हैं। हमने अभी तक चैप्टर 1 में ये जाना, चैप्टर 1 मूल रूप से योग सूत्र का लक्ष्य को परिभाषित करता है और लक्ष्य है अपने स्वभाव में स्थिर हो जाना। अध्याय 2 उस लक्ष्य की प्राप्ति के साधन बताता है। अध्याय 1 लक्ष्य की प्राप्ति के चरण बताता है, माइलस्टोन्स बताता है, जबकि अध्याय 2 साधन के चरण बताता है। हाउ विल यू नो कि आप धीरे धीरे सही रास्ते पे चल। तो क्या साधन है वो चैप्टर 2 में हम पढ़ रहे हैं। साधन के रूप में पहला सूत्र क्रिया योग का उल्लेख करता है। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान क्रिया योग है। इस क्रिया योग से क्या होता है? तो दूसरा सूत्र बताता है इससे सारे क्लेश समाप्त होते हैं और सिद्धि प्राप्त होती है। ये क्लेश कौन से हैं? तीसरा सूत्र बताता है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। ये क्लेश कैसे प्रारंभ होते हैं? तो चौथा सूत्र बताता है प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार अवस्था वाले ये क्लेश अविद्या से प्रारंभ होते हैं। तो फिर अविद्या क्या है? तो 5वां सूत्र बताता है अनित्य, अपवित्र, दुख और अनात्मा में नित्य, पवित्र, सुख और आत्मा को देखना अविद्या है। फिर अस्मिता क्या है? आज हम यहां से सेशन शुरू कर रहे हैं। अस्मिता क्या है? हमने पिछले सेशन में बात की थी अविद्या क्या है, अब हम बात करेंगे अस्मिता क्या है। सूत्र 6 दृग दर्शन शक्त्योः एकात्मा इव अस्मिता। दृग शक्ति इज द पावर टू नो, नॉलेज, कॉग्निजेंट पावर अर्थात आत्मा, और दर्शन शक्ति कॉग्निटिव पावर, व्हाट यू सी, अर्थात प्रकृति का एक सा भान होना अस्मिता है। दृग शक्ति अर्थात आत्मा, जिसको कॉग्निजेंट कहते हैं, द पावर टू नो, और दर्शन शक्ति अर्थात प्रकृति, जिसको कॉग्निशन कहते हैं, कॉग्निटिव पावर, देख पाने की क्षमता, उसका एक सा भान होना अस्मिता है। जरा हम समझें हम इसको, इस परिभाषा को समझते हैं पहले अस्मिता की। हमने बात की थी पिछली क्लास में अविद्या मतलब मिथ्या ज्ञान है, गलत समझना है, गलत ढंग से देखना है, अनित्य में नित्य को देखना, अपवित्र को पवित्र मानना, दुख को सुख मानना और अनात्मा को आत्मा मानना, ये अविद्या है। अविद्या से क्या होता है, इसको हमने पिछली क्लास में बात की थी कि सत्य पे तो आवरण हो जाता है और असत्य की ओर विक्षेप हो जाता है। जो सही है हम उसे नहीं देखते और जो गलत है उसको हम सही मान लेते हैं। इसका मतलब आत्मा पे आवरण हो जाता है और माया दिखने लगती है, पुरुष पे आवरण हो जाता है और प्रकृति दिखने लगती है। यह विक्षेप हो गया। मैं जो वास्तव में मैं हूं उस पर आवरण हो जाता है और करण मतलब शरीर, बाह्य करण या अंतःकरण दिखने लगते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को मैं स्वयं मानने लगता हूं। इसी तरह से दृष्टा और दर्शन, दृष्टा नहीं दिखता और दर्शन में ही मैं खुद को मानने लगता हूं। इसी को दृग शक्ति कहा जाता है। दृग शक्ति मतलब आत्मा। दृग शक्ति का मतलब वो कॉग्निजेंट पावर जिसके थ्रू
हम चेतन है, जो हमारे अंदर चेतन है उसी को दृग शक्ति कहते हैं। और पूरा शरीर, ये आंखें, ये सब जड़ है। जैसे बिजली से जुड़ने पर ही कोई मशीन काम करती है, अन्यथा वो मशीन होते हुए भी बंद ही होती है। तो ये पूरी जो जड़ मशीन है इसको दर्शन शक्ति कहते हैं। आंखों से हम नहीं देखते, नहीं तो एक मृत व्यक्ति की भी तो आंखें होती हैं, उसकी आंखें ऐसे करके खोल दीजिए तो क्या देखने लगेगा? जब तक उसमें चेतन नहीं है वो नहीं देख सकता। तो जड़ देख नहीं सकती, दर्शन शक्ति जड़ है। ये जो दर्शन की शक्ति है जड़ है, पर जो दृग शक्ति है जो उसको चेतन करती है वो आत्मा है। सो आत्मा खुद को जानना साध्य है और साधन है ये शरीर, यही वाहन है, यही रथ है, और आत्मा को कहा जाता है रथी। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, चेतन और जड़, दृग शक्ति और दर्शन शक्ति। ये बिल्कुल अलग अलग बातें हैं, अलग अलग चीजें हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे सूरज का उगना और मुर्गे का बांग देना दो अलग अलग चीजें हैं। अगर मुर्गा ये मान बैठे कि मैं बांग नहीं दूंगा तो सूरज नहीं उगेगा, मुर्गा ये मान बैठे कि पूरी सृष्टि मैं ही संचालित करता हूं, क्योंकि मैं बांग देता हूं तभी तो सूरज उगता है, तो ये गलत सोच है। हालांकि दोनों चीजें एक साथ दिखती हैं पर दोनों एक है नहीं। इन दोनों को एक मानना अस्मिता है, यह सूत्र का अर्थ है। जब हम चेतन और जड़ को एक मान लेते हैं, आत्मा और शरीर को एक मान लेते हैं, दृग शक्ति और दर्शन शक्ति को एक मान लेते हैं, तो इसको अस्मिता कहा जाता है। यह तो उसका पारिभाषिक अर्थ हुआ। चलिए अब शाब्दिक अर्थ से इसे और समझते हैं। इसको एक मान लेना अस्मिता है, ठीक। जड़ और चेतन को एक मान लेना, आत्मा और शरीर को एक मान लेना अस्मिता है। तो इसका शाब्दिक अर्थ समझते हैं। अस्मि प्लस ता इज अस्मिता। अस्मि मतलब आई एम, ता मीन्स नेस, आई एम नेस, आई एम नेस इज अस्मिता। जब भी हम अपना वास्तविक रूप भूल जाते हैं, जिसको हमने पिछले सेशन में बात की थी स्पिरिचुअल फॉरगेटिंग, तो जिस डुप्लीकेट स्वरूप को हम स्वयं मानने लगते हैं उसी डुप्लीकेट स्वरूप को अस्मिता कहते हैं, उसी छद्म स्वरूप को हम अस्मिता कहते हैं। क्योंकि सत्य पे तो आवरण है, तो जो विक्षेप हुआ है, जो किसी और चीज को मैं स्वयं मानता हूं, उसी को अस्मिता कहते हैं। जब मैं कहता हूं आई एम दिस, जैसा हमने पिछले सेशन में भी कहा, सारी चीजें जो हम अपने रिज्यूमे में लिखते हैं वो सब अस्मिता है। जब आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हैं, जब आपसे पहला प्रश्न पूछा जाता है टेल मी समथिंग अबाउट यू, तो जो कुछ आप बोल रहे हैं वो सब अस्मिता है, वो सब हमारा छद्म वर्ण है, जिसको अब मैं खुद को मानने लगा हूं। वो हम खुद को कुछ भी मान सकते हैं। हमने कहीं पढ़ा था कि एक बच्चा था, एक आदमी था इनफैक्ट, उसके माता पिता बड़े परेशान थे। उस आदमी की उम्र 22-25 साल। उसको एक अजीब सी मनोवैज्ञानिक बीमारी हो गई थी, और वो ये कि वो खुद को कुत्ता मानता था, डॉग। तो माता पिता उसको मनोवैज्ञानिक के पास ले गए कि ये हमारी समस्या ये है कि हमारा बच्चा खुद को कुत्ता समझता है, भौंकता है, वो बोलता भी है, भौंकता भी है, कुत्तों की तरह खाना खाता है। तो डॉक्टर उससे मिले, तो डॉक्टर ने पूछा बेटा ये समस्या तुम्हें कब से है? तो उसने मुस्कुरा के बोला जब मैं पिल्ला था ना तब से। इतना गहरा रिलेशन हम खुद को रिलेट कर लेते हैं उस चीज से कि हम खुद को वही मानने लगते हैं, ठीक। तो चलिए अब हम बात करें तीसरा बात। पहला हमने पारिभाषिक अर्थ जाना, फिर शाब्दिक अर्थ जाना। अब हम ये जानते हैं ये अस्मिता, चलिए हमने मान लिया, हमने दो चीजों को कनेक्ट कर लिया, जो मैं नहीं हूं और जो मैं हूं उनको मैंने जोड़ लिया और दोनों को एक साथ एक जैसा देखने लगा। दृग शक्ति और दर्शन शक्ति को एक मान दिया, ठीक। इससे क्या फर्क पड़ता है, क्या होता है इससे? तो अस्मिता का कार्य क्या है, चलिए अब उस पर बात करें। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, अस्मिता का कार्य क्या है?
तो ये सारा जगत प्रपंच उसी से शुरू होता है, अस्मिता से शुरू होता है। तो हम कैसे शुरुआत होती है? अस्मिता हमारा स्पिरिचुअल सेल्फ को तो प्रिजर्व कर देती है, हिडन कर देती है, हम देख नहीं पाते अपने आप को, ठीक। और प्रोजेक्ट किसको कर रहे हैं? जो हम नहीं है उसको दिखाते हैं। तो सबसे पहले क्या? ये शरीर, रूप। रूप मीन्स अ बॉडी। लाइक फॉर एग्जाम्पल ये एक रूप है जिसको आप छू सकते हैं। तो पहला तो क्या होगा? रूप। अब जब ये रूप है तो रूप को आपको एक नाम देना पड़ेगा ना। अगर हमारे हाथ में ये है, आप इसे छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो आपको कुछ तो नाम देना पड़ेगा। ये क्या है? तो आप कहेंगे ये चश्मे का केस है, ठीक है। तो रूप हो गया। रूप के आते ही कंपलसरी होता है कि आप उसे नाम दें। हर चीज का हमारे समाज में एक नाम है, ठीक। हर चीज का नाम है। तो जहां रूप होगा वहां नाम देना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं खुद को रूप मानूंगा तो मुझे नाम देना पड़ेगा। अब जैसे ही नाम मैं दूंगा और रूप बनाऊंगा तो फिर उसके गुण भी बताने पड़ेंगे। ये एक ग्रे कलर का चश्मे का केस है जिसका टच स्मूथ है। तो स्मूथ, ग्रे, थोड़ा रेक्टेंगल, ये सब क्या है? इसके गुण हैं। तो ये तीनों चीजें जिंदगी में हमेशा साथ में चलेंगी, रूप, नाम और गुण। रूप आते ही नाम देना पड़ेगा, नाम आते ही गुण बताने पड़ेंगे, सगुण बन जाती है सारी चीजें। जैसे ही मेरा रूप आया, अन्नमय कोश जिसको हम कहते हैं, ये शरीर, तो मैं गोरा, काला, लड़का, लड़की, सुंदर, कुरूप, मोटा, दुबला, लंबा, छोटा, भाई, बहन, और जितने रोल्स मेरे हैं उन सब रोल्स को मैं इसमें आइडेंटिफाई करने लगूंगा। तो ये रूप हो गया। रूप में फिर नाम रखना पड़ेगा, तो नाम हो गया विक्रांत, ठीक। तो अब उसके फिर गुण बताने पड़ेंगे। तो अब सारे गुण बताने पड़ेंगे उस व्यक्ति के भी। तो अब मैं हर चीज से जुड़ता चला जाऊंगा। पहले केवल रूप से जुड़ा था, फिर नाम से जुड़ गया, फिर गुण से जुड़ गया। गुण क्या हो सकता है? कोई व्यक्ति लेजी हो सकता है, कोई एनर्जेटिक हो सकता है, जैसे हमने पिछली क्लास में बात की थी, प्राणमय कोश। कोई व्यक्ति सुखी दुखी हो सकता है, मनोमय कोश। कोई व्यक्ति इंटेलिजेंट या मूर्ख हो सकता है, विज्ञानमय कोश। अब मैं अपनी आइडेंटिटी इसके आसपास पिरोने लगता हूं। तो अब मेरा एक रूप हो गया, कुछ एक नाम हो गया, और मेरे कुछ गुण हैं। अब मैं दिन रात 24 घंटे उन्हीं चीजों पे सोचूंगा, उन्हीं चीजों में जीऊंगा। तो मैं बिल्कुल अपने आप को उसी से आइडेंटिफाई करने लगूंगा कि मैं यही हूं। और जिस भी चीज पे आप बहुत सोचते हैं, रेगुलर वैसा ही जीते हैं, वो सत्य होने लगता है, सत्य प्रतीत होने लगता है। हम कहीं पढ़ाने गए तो हमने स्टूडेंट्स को कहा, जब हम पढ़ा रहे थे तो हमें याद है कि हमने एक कागज का टुकड़ा ऐसा एक उठाया और उस कागज के टुकड़े को ऐसे स्मैश करके फेंक दिया। तो जब हमने फेंक दिया, स्टूडेंट्स ने ऑब्जर्व किया, जनरल ऑब्जर्वेशन था, कोई बात नहीं थी। उसके बाद हमने एक स्टूडेंट को कहा कि हम आपके यहाँ पढ़ाने आए हैं, आप हमें एक कागज से एक रोज, एक फ्लावर बना के दीजिए। अच्छा विद्यार्थी था, उसने अच्छे ऐसे करके कागज को फोल्ड किया, एक सुंदर सा ऐसा उसने रोज बनाया, बड़ा खूबसूरत सा। उसने कागज का एक फूल बनाया ऐसे, ठीक। और उसने वो फूल हमें दिया। फूल को बनाने में उसे 2 मिनट का समय लगा। उसने फूल को हमें दिया, तो उसने लिया, बोला सर लीजिए, आपका स्वागत है, आप यहाँ आए हैं। तो हमने वो कागज का फूल उससे लिया और उसके बाद पढ़ाते पढ़ाते, ऐसे फूल हमारे हाथ में था, पढ़ाते पढ़ाते हमने उसको ऐसे स्मैश किया, ऐसे मसला और ऐसे करके फेंक दिया। और उसके बाद अपने जूते से भी एक लात मार दी उस फूल को उसके कागज के पूरे मैश्ड अप को। फिर हमने सारे विद्यार्थियों से पूछा, आपको कैसा लगा जब हमने ये किया? तो उन्होंने बोला, सर हमें बहुत बुरा लगा सर, आपने ऐसे, हमने आपको फूल दिया, आपने इस तरह से फूल फेंक दिया। हमने बोला, हमने तो कागज फेंका था, पहले भी तो हमने कागज को ऐसे स्मैश करके फेंका, तब तो तुम्हें बुरा नहीं लगा, अब हमने फेंका तो बुरा क्यों लगा? क्यों लगा? क्योंकि उस विद्यार्थी ने भले 2 मिनट ही सही उस कागज में अपनी ऊर्जाएं लगाई थी, एक उसे रूप दिया, भावनाएं जुड़ गई और भावनाएं उसने हमें दिया। उसमें सब था, उसमें अन्नमय कोश था, वो फूल दिखता था, ठीक।
उसमें ऊर्जाएं थी उसकी, उसने कितना टाइम एफर्ट एनर्जी लगाई थी, प्राणमय कोश था उसमें, इतने प्रेम से उसने दिया था, मनोमय कोश था, पूरे क्लास के सामने खड़े होकर उसने दिया था, उसका सम्मान बड़ा था, विज्ञानमय कोश था, और उसको आनंद भी आया था, आनंदमय कोश भी था। हमने उसके पांचों कोश मसल में फेंके, ठीक है। अब क्या हुआ, उसे हर्ट हुआ, उस कागज में कुछ नहीं है, जहां भी आप जरा सी अपनी एनर्जी लगा देंगे आप अटैच हो जाएंगे, यही इंसानी चरित्र है। तो हम तो जिंदगी में 1000 बार अपना नाम लिखते हैं, सैकड़ों बार अपने आप को, हजारों लाखों बार कांच में देखते हैं, जिंदगी भर खुद को उससे रिलेट करते हैं, तो सोचिए कितना जबरदस्त अटैचमेंट हो जाता हो। जिस भी चीज में आप टाइम एफर्ट एनर्जी देंगे आप उससे अटैच हो जाएंगे, ये बिल्कुल बड़ा प्रिंसिपल याद रखिए। सद्दाम हुसैन को जब गिरफ्तार किया गया था तो 12 अमेरिकन कमांडोज की जिम्मे थी उसकी सुरक्षा, इसको कहा गया था सुपर 12। अब ये जो सुपर 12 थे, इसकी जिम्मेदारी थी कि सद्दाम हुसैन को बिल्कुल सुरक्षित रखना जब तक उसको इराक में सौंप ना दिया जाए, जब उस पर केस चलेगा। फाइनली क्या हुआ, जब इन्होंने इराक को छोड़, सद्दाम हुसैन को इराक को समर्प दे दिया वापस। सद्दाम हुसैन एक समय में अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 था, तो उसको इराक को सौंप दिया गया कि भाई अब आप अपनी कार्रवाई कीजिए, इसको फांसी देना है, जो करना है कीजिए। आप जान के चौंक जाएंगे, उन 12 में से कई लोगों के आंखों से आंसू टपकने लगे जब उन्होंने सद्दाम हुसैन को दिया इराकी सरकार को। उनमें से कई लोगों ने लगा, हमें ऐसा लगा जैसे हम सद्दाम हुसैन के साथ धोखा कर रहे हैं। उन्हें सद्दाम हुसैन तक से अटैचमेंट हो गया। उनमें से एक ने तो जब सद्दाम हुसैन को फांसी हुई, नौकरी तक छोड़ दी, अपनी अमेरिकन नौकरी। तो ये तो इंसान का चरित्र है, हमें पता ही नहीं पड़ता, अटैचमेंट हो जाता है जरा में। जिस भी चीज में आप टाइम एफर्ट एनर्जी देंगे, बिल्कुल आप अपना, वो आप स्वयं मानने लगेंगे, मैं ही हूं वो। फिर तो इसको हम क्या कहेंगे, इंडिविजुअल सेल्फ। ठीक, तो हमारे फिजिकल ट्रेट्स हैं, हमारी पर्सनालिटी के ट्रेट्स हैं, मैं स्मार्ट, मैं हैंडसम, मैं मोटा, मैं दुबला, मैं लेजी, मैं इंटेलिजेंट, ये सबसे अब हम बहुत रिलेट करने लगते हैं, मैं ही ये हूं। और अगर मैंने सोचा मैं इंटेलिजेंट हूं, मैंने सोचा मैं बहुत योग्य हूं और मेरा अधिकारी A+ ग्रेड की जगह मुझे कभी A ग्रेड दे दे, तो मुझे बड़ा दुख होगा। क्यों, क्यों दुख होगा? क्योंकि ये मेरी पर्सनल इमेज जो है, सेल्फ इमेज, उससे मैच नहीं कर रहा है। तो फिर मेरी एक सेल्फ इमेज बनती है, मनोविज्ञान इसको कहता है सेल्फ इमेज। देखिए कैसे अस्मिता अपना जाल बुन रही है, इसी को माया जाल कहते हैं अस्मिता का। तो पहला क्या हुआ, सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज का मतलब हाउ वी सी आवर सेल्फ, मैं खुद को कैसे देखता हूं। इसमें सब आ जाएगा, फिजिकल ट्रेट्स, मैं मेहनती हूं या मक्कार हूं। पर्सनालिटी ट्रेट्स, मैं मेहनती हूं या मक्कार हूं, पर्सनालिटी ट्रेट्स। फिजिकल ट्रेट्स में ऊंचा हूं या छोटा हूं, लंबा हूं या मोटा हूं। ठीक, फिर सारे सोशल रोल्स, मैं किसी का भाई, बंधु, दोस्त, यार, सब कुछ हूं, इसको हम कहेंगे सेल्फ इमेज। ये कहां से पैदा हुई, अस्मिता से। अस्मिता जन्म देती है सेल्फ इमेज को। ठीक, जब आपकी सेल्फ इमेज बन जाती है, फिर आप क्या, ये तो अब आप है, फिर एक दूसरी इमेज आप बनाते हैं जिसको बोलते हैं आइडियल सेल्फ। ये सब अस्मिता ही अपना खेल बिखेर रही है, देखते जाइए आप। आइडियल सेल्फ, आदर्श सेल्फ, वो क्या होता है, ये तो मैं हूं और ये आदर्श, मुझे ऐसा होना चाहिए, ये भी मैं सोचता हूं, ये भी अस्मिता का ही एक्सटेंशन, आदर्श। तो उससे मेरी कामनाएं जन्म लेती है। आदर्श सेल्फ ये, मेरे पास इतना पैसा हो, मैं इस पद पे हूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं दुनिया देखूं, मैं ये करूं, मेरी इतनी लोग तारीफ करें, इससे कामनाओं का जन्म होता है। सेल्फ इमेज और आइडियल सेल्फ, इन दोनों के बीच में कामनाओं की दुनिया पैदा होती है। ठीक, अब ये कामनाएं या तो पूरी होती हैं या अधूरी रह जाती हैं। जब कामनाएं पूरी होती हैं हर बार, तो फिर क्या पैदा होता है, लोभ, ग्रीड, और चाहिए, और चाहिए। कई बड़े बड़े लोगों के बच्चों को देखिए, उनकी इतनी कामनाएं पूरी हो जाती है कि उनकी ग्रीड इस कदर बढ़ जाती है। और कई
बड़े लोगों के बच्चे सम्यक भी होते हैं। ठीक। अत्यधिक शक्ति इंसान का दिमाग को लोभ से भर देता है। फिर क्या होता है जब लोभ और बढ़ता है तो इसको बोलते हैं मद, एरोगेंस। फिर आप उसको अपना अधिकार मानने लगते हैं। ऐसे कैसे नहीं होगा, हम भी तो देखते हैं। कैसे आपने हमारी गाड़ी टोल पे रोकी, तुम्हें नहीं पता मैं उसका बेटा हूं, तुम्हें नहीं पता मैं उसका भांजा हूं, तुम्हें नहीं पता मैं इसका ये हूं, मैं उसका वो हूं। एरोगेंस। अभी तक जिन चीजों को आप खुश होते थे आपको मिल जाती थी, अब वो आप उसे अपना अधिकार मानने लगते हैं। टोल पे मेरा पैसा नहीं लगना चाहिए। एरोगेंस, मद पैदा होता है। मद से कामनाएं और बढ़ने लगती है। ये तो वो कहानी है जब कामनाएं पूरी हो रही। जब कामना अधूरी हो जाती है तो क्या होता है? क्रोध पैदा होता है, गुस्सा आता है। मैं यहां हूं, ये मेरा सेल्फ इमेज है और ये मेरा आइडियल सेल्फ है, उसमें बहुत गैप है। तो मुझे गुस्सा आ रहा है कि मैं इस गैप को पूरा क्यों नहीं कर पा रहा, मैं वो सब क्यों नहीं कर पा रहा। एंगर आता है। जब गुस्सा बहुत तेज होता है तो फिर डिल्यूजन, मोह पैदा होता है और हम गलत रास्ते पे जाने लगते हैं। याद कीजिए भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 62 और 63 विशियस साइकिल के बारे में भगवान बताते हैं। ठीक। और एक और होता है जब इच्छाएं अधूरी रह जाती है और हम देखते हैं किसी दूसरे की पूरी हो रही है। हाथ खड़ा करें, कितने लोग इस कोरोना पीरियड में लगातार कई बार कितने लोगों ने सोचा कि यार ये समझ में नहीं आ रहा, सारी दुनिया में इतनी परेशानी है, अमीर लोग अमीर कैसे होते चले जा रहे। बताइए कितने लोगों ने सोचा, हाथ खड़ा। हर 15-20 दिन में पेपर में आता है ये अमीर लोग और अमीर हो गए, ये अमीर लोग और अमीर हो गए। ठीक। तो फिर हम किसी दूसरे को देखते हैं, इससे मत्सर्य की भावना पैदा होती है, जेलेसी। ये क्या चल रहा है, हम इतना थक थक के भी कुछ नहीं कर पा रहे, यहां ये अमीर पे अमीर होते चले जा रहे हैं। ठीक। तो उससे जेलेसी पैदा होती है। क्योंकि एक एडम्स इक्विटी थ्योरी है, ये इंटरेस्टिंग है इक्विटी थ्योरी। ये कहती है कि देयर इज अ फॉर्मूला, इंसान के संतुष्ट रहने का फॉर्मूला सुन लीजिए। फॉर्मूला ये है, मेरा जो इनपुट और आउटपुट का रेशो है, मैं कितनी मेहनत करता हूं और कितना मुझे रिजल्ट मिलता है, मेरा इनपुट और आउटपुट का जो मेरा रेशो है, और जो सामने वाले का इनपुट और आउटपुट का रेशो है, ये बराबर होना चाहिए। ठीक है। अगर ये बराबर नहीं हुआ तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा जीवन में। ये इक्विटी थ्योरी। मैंने इतनी मेहनत की और मुझे इतना रिटर्न्स मिला, ओके फाइन। मेरे सामने वाले ने इतनी मेहनत की और उसे इतना रिटर्न मिला तो मैं ज्यादा संतुष्ट हो जाऊंगा। सो इक्विटी थ्योरी भी इसमें काम करती है। इसको हम क्या कहेंगे? साइकोलॉजिकल सेल्फ। पहले हमने क्या पढ़ा था? पहले हमने पढ़ा था इंडिविजुअल सेल्फ। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? साइकोलॉजिकल सेल्फ। कैसे हमारे अंदर कामना, लोभ, मद, मत्सर्य, क्रोध, मोह, ये षट रिपु पैदा हो रहे हैं। कहां से आ रहे हैं? अस्मिता से। मेरी ही तो सेल्फ इमेज से पैदा हुए हैं ये सब। इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल सेल्फ। एक विद्वान हुए चाइना में, कन्फ्यूशियस नाम के। तो एक व्यक्ति, दो व्यक्ति बड़े परेशान कन्फ्यूशियस के पास पहुंचे। हुआ यह कि ये दोनों व्यापारी थे, एक का नाम था यिंग, एक का नाम था यांग। तो यिंग यांग के साथ प्रॉब्लम ये हुई, इनकी दुकानें बिल्कुल आमने सामने थी। तो बहुत अच्छी दोनों की दुकानें चलती थी, बहुत अच्छा व्यवसाय चलता। पर होता यह था कि यिंग अपने दुकान पे बैठे बैठे दिन भर यांग को देखता था, यांग के सामने यिंग बैठा रहता था। तो यिंग गिनता था इसके यहां कितने ग्राहक गए और मेरे यहां कितने ग्राहक आए। आज तो इसके यहां बहुत ग्राहक चले गए। फिर वो सोचता था यार ये ग्राहक मैं अपने यहां ला सकता था। अच्छा, जो ग्राहक गए काफी देर अंदर रुके भी, बहुत खर्च किया होगा, मुस्कुरा भी बहुत रहा है, आज बहुत बहुत आमदनी हुई उसकी। यही यांग यिंग को देखता था, यिंग यांग को देखता था। इससे क्या होना चालू हुआ, उनका जो सेल्फ है, सेल्फ इमेज, और जो आइडियल सेल्फ है, उसमें गैप क्रिएट हुआ। तो इससे उन्हें क्रोध आने लगा, मत्सर्य, जेलसी होने लगा। इससे उनमें क्रोध, मत्सर्य और गुस्सा, डिल्यूजन, ये सब आने लगा। इससे उनकी तबीयत खराब रहने लगी। गुस्सा होता था, कमाते बहुत अच्छा था दोनों, पर बड़ी दिमाग, इनकी तबीयत खराब होने लगी। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला भाई अब हम क्या करें, इसका तो कोई भी इलाज नहीं है। फाइनली किसी ने कहा था कि कन्फ्यूशियस से मिल के आओ, वो बताएगा। तो कन्फ्यूशियस से जब मिलने गए, कन्फ्यूशियस ने सारा माजरा समझा कि भाई तुम दिन भर बैठे बैठे उसकी दुकान देखते रहते हो और तुम गिनते रहते हो, वो बैठे बैठे तुम्हारी दुकान देखता रहता है। बड़ा ज्ञानी था कन्फ्यूशियस। तो उसने बोला ऐसा करो, ये जो इक्विटी थ्योरी तुम्हें डिस्टर्ब कर रही है,
ऐसे करो, समाधान बड़ा सिंपल है। तुम एक दूसरे के गल्ले पे बैठना चालू कर दो, एक दूसरे, तुम उसकी दुकान में बैठ जाओ और वो तुम्हारी दुकान में बैठ जाए। तो अब क्या होगा, तुम्हारी नजर तो आदत ही है सामने देखने की, तो अब जितने कस्टमर जाएंगे उस दुकान में तुम्हें लगेगा वाह यार मेरी दुकान में इतने सारे कस्टमर जा रहे हैं। तो दोनों ने दुकानें अपनी जगह एक्सचेंज कर ली, यिंग यांग के दुकान में बैठने लगा, यांग यिंग की दुकान में बैठने लगा। और जैसे ही अब सामने वाले की दुकान में खूब सारे लोग जाते दिखते हैं, इतनी उसको मन में प्रसन्नता होती, यार कितने सारे लोग जा रहे हैं, खूब अच्छा बिजनेस चल रहा है। और इस तरह से दोनों प्रसन्न हो गए। कन्फ्यूशियस ने कहा, जब तुम अपनी आइडेंटिटी को ब्रॉड करते हो, जब तुम रियलाइज करते हो कि तुम कौन हो, तो अचानक सारी दुकानें तुम्हें तुम्हारी ही प्रतीत होने लगती है और सारे दुख खत्म हो जाते हैं। पर हमारी जो आइडेंटिटी काफी लिमिटेड है, सेल्फ इमेज, उसके कारण ये समस्याएं बढ़ती हैं। अद्वैत वेदांत का मतलब ही है सारी दुकानें ही तुम्हारी। सो दूसरा इज कॉल्ड आइडियल सेल्फ। हमने दो सेल्फ की बात करी, पहली हमने बताया सेल्फ इमेज, दूसरा आइडियल सेल्फ। अब इन दोनों से जो मिलके पैदा होता है, इसको बोलते हैं सोशल सेल्फ। अब देखिए, हम आपको बता रहे हैं कैसे मायाजाल अस्मिता का बढ़ता चला जा रहा है। मैं जो हूं वो तो मैं जान नहीं रहा, पर अब कैसे, अब इससे सोशल सेल्फ पैदा होता है। क्या होता है ये सोचिए। जो मेरी सेल्फ इमेज है, हर वो चीज जो मेरी सेल्फ इमेज को बढ़ाएगी, उसके प्रति राग आ जाएगा मेरे अंदर, उसके प्रति अट्रैक्शन आएगा, अट्रैक्शन टुवर्ड्स एनीथिंग दैट सपोर्ट्स माय सेल्फ इमेज, उसके प्रति अनुराग आ जाएगा। ठीक। और हर वो चीज जो मेरी सेल्फ इमेज के विरुद्ध है, उसके प्रति द्वेष आने की संभावना बढ़ने लगी, उसके प्रति नाराजगी हो सकती है, डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। कैसे उस अधिकारी ने मुझे A+ ग्रेड ना देके A ग्रेड दी, जबकि मेरा करियर रहा है कि मैं हमेशा A+ ग्रेड मुझे मिला है। जो भी मेरा सेल्फ इमेज है, किसी ने मेरी बुराई करी और मेरी सेल्फ इमेज है कि मैं बहुत अच्छा हूं। ठीक। सो ये सेल्फ इमेज को जो सपोर्ट करेगा उसके प्रति राग, जो विरोध करेगा उसके प्रति द्वेष की संभावना बनती है। तो यहां से राग द्वेष भी पैदा होता है। ठीक। हिटलर ज्यू को पसंद नहीं करता था। हर वो व्यक्ति जो ज्यू के विरुद्ध बात करता था, हिटलर का अनुराग हो जाता था उसके प्रति। और हर वो व्यक्ति जो ज्यू के सपोर्ट में बात करता था, हिटलर का स्वतः द्वेष हो जाता था उससे। हैं ऐसे लोग आपको हमारे समाज में भी दिखेंगे। जब उनकी आइडेंटिटी लिमिटेड होती है, आप जाइए और उनके विचारों के विरुद्ध बोलिए, बस इतना ही काफी है, वो आपसे द्वेष रखने लगे। नहीं, उसके विचार बहुत खराब है, उससे तो बात ही नहीं करना, उसकी तो संगत ही ठीक नहीं। द्वेष हो जाएगा तत्काल। और हर वो व्यक्ति जो आपके सपोर्ट में बात करे, क्योंकि आपकी सेल्फ इमेज को और फोस्टर कर रहा है, अरे आप तो बहुत अच्छे, अरे आपका धर्म तो सबसे महान है, अरे आपके देश से बेहतर कोई देश नहीं, अरे आपका समाज, आपके समाज के बिना कहां कुछ हो पाया, अरे आपका घर, अरे आपका परिवार, ओहो हो पूछिए मत, अरे आप कितने सुंदर, आपकी तारीफ चलती जाएगी और उसके प्रति राग बनता जाएगा। जरा सोच के देखिए, ऐसे कितने लोग हैं आपके आसपास जो आपकी लगातार बुराई करते हैं, तो भी आपके मन में उनके प्रति गहरा प्रेम है। सामाजिक दायरे में देखिए, खासतौर पर सामाजिक दायरे में यह सफिशिएंट है कि कोई आपकी बुराई कर ले, बस द्वेष के लिए इतना ही सफिशिएंट है। ठीक। फिर तीसरा चालू होगा इसी से, अभिनिवेश। अब क्या करना पड़ेगा? प्रोटेक्शन मैकेनिज्म ऑफ माय सेल्फ इमेज। अब मुझे अपनी सेल्फ इमेज के आसपास एक शील्ड बनानी पड़ेगी ताकि कोई उसको डिस्टर्ब ना करे। प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, इसको बोलते हैं अभिनिवेश। ठीक। इमेज फोस्टर करनी पड़ती है। अब ये तीनों कहां से पैदा हो रहे हैं? अस्मिता से। ये हमारा सोशल सेल्फ, राग, द्वेष और अभिनिवेश। प्रोटेक्शन भी करना पड़ेगा फिर अपनी सेल्फ इमेज का। अच्छा, चारों तरफ ये चलता है, हर समय चलता है। हर चुनाव के पहले देश की अस्मिता जगाई जाती है, जातिवाद के नारे लगाए जाते हैं, ये इस जाति के लोग हैं, आपकी जाति का हम भला कर रहे हैं, धर्म के नारे लगाए जाते हैं, संप्रदायवाद फैलाया जाता है, भाषाई आधार पर चुनाव होते हैं, इस भाषा के लोग इसको वोट दो, उस भाषा के लोग उसको वोट दो। इस कारण चुनाव के पहले ग्रेट स्पीच का महत्व नहीं है, हेट स्पीच ज्यादा पॉपुलर हो जाती है।
जो अभी हम देख भी रहे हैं, भारत भर में इस पे चर्चा है। जितनी हेट स्पीच दोगे आप उतने पॉपुलर। समाज के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर ये छोटी छोटी अस्मिताएं जगाई जाती हैं, ताकि हम उस आधार पर मोटिवेट होके फिर राग और द्वेष के आधार पर वोट देके आ जाए। पूरे देश दुनिया में चलता है। अब आप देख रहे हैं कैसे अस्मिता अपना ताना बाना बुनती है। इवन इलेक्शन में अस्मिता के आधार पर इलेक्शन होते हैं, क्योंकि आपकी सेल्फ इमेज क्या है। मैं हिंदू हूं तो मैं इस पार्टी को वोट दूंगा, मैं ब्राह्मण हूं तो मैं इस पार्टी को वोट दूंगा, मैं यादव हूं तो मैं उस पार्टी को वोट दूंगा, मैं स्त्री हूं तो इस पार्टी को वोट दूंगी, मैं बंगाली हूं तो उस पार्टी को वोट दूंगी। ये क्या है? हमारी सेल्फ इमेज, अस्मिता। ठीक, इस पे चुनाव होंगे पूरे राग द्वेष के आधार पर। इवन अभिनिवेश, प्रोटेक्टिंग माई इमेज। एक जमाने में भारत में एक राजा हुआ करता था, अशोक। अशोक अपने शिलालेखों में लिखता है राजा अशोक, बस इतना सा। ठीक, उसके सालों बाद, हजारों साल बाद भारत में एक केंद्रीय सत्ता समाप्त हो गई, जिसको सामंतवाद कहते हैं। एक राजा जो पूरे देश को नियंत्रित करे वैसा नहीं बचा, इसी को सामंतवाद कहते हैं। बहुत सारे छोटे 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 राजा हो गए। हम पढ़ते थे इतिहास में, ये छोटा राजा अपने नाम के आगे क्या लिखेगा? ये नहीं लिखेगा राजा फला, ये लिखेगा महाराजा। राजा के पास पूरा देश था, और मध्य प्रदेश जितना छोटा सा जगह के लिए वो लिखेगा महाराजा। और छोटा राज्य हो जाए तो कोई भरोसा नहीं, वो लिखेंगे महाराजा धीराज। महाराजा धीराज परम पट्टाभी। ऐसे ऐसे राजा हुए हैं हिंदुस्तान में कि इतने सारे टाइटल जुड़ जाते थे उनके नाम के आगे कि राजा के आने के आधे घंटे पहले, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, आधे घंटे पहले वो घोषणा चालू होती थी, सारे टाइटल्स खत्म होंगे, तब अंतिम में राजा जलवा फरोश होंगे। ये क्या है? ये अभिनिवेश, अपनी इमेज प्रोटेक्ट करना। पूरे हिंदुस्तान का राजा लिखता है केवल राजा अशोक, और जरा सी एक सल्तनत का जो इंचार्ज है वो लिखेगा महाराजा धीराज परम पट्टाभी। फिर होगा ये कि वो महाराजा धीराज परम पट्टाभी आत्मवल्लभ एक मंदिर बनवाएगा, और उसके साम्राज्य में जितने जमींदार और सामंत होंगे जो उससे नीचे हैं, छोटे हैं, वो उससे बड़ा मंदिर नहीं बनवा सकते। मंदिर की ऊंचाई भी अस्मिता की ऊंचाई होगी। ठीक, मेरी सेल्फ इमेज, मैं कितना बड़ा राजा हूं, मंदिर की ऊंचाई दिखेगी। फिर दूसरा राजा देखेगा, अच्छा उसने इतना ऊंचा मंदिर बनवाया, मैं और ऊंचा मंदिर बनवाऊंगा। बोधि धर्म हुए एक महान विद्वान बौद्ध धर्म के, वो चाइना पहुंचे। जब वो चाइना गए तो चाइना में वहां के जो उस समय के राजा थे, ये 1500 साल पुरानी बात बता रहे हैं हम आपको, बोधि धर्म, भगवान बुद्ध जैसे महान विद्वान थे वो। तो चाइना के राजा ने बौद्ध धर्म के प्रसार में बड़ा कंट्रीब्यूशन किया था, बड़ी बड़ी बुद्ध की मूर्तियां बनवाई थी। तो राजा मिले, बोधि धर्म से स्वागत करने बाहर आए, क्योंकि इतने महान बोधि धर्म थे। राजा ने पूछा, मैंने इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां बनवाई हैं, इतने बौद्ध स्तूप बनवाए हैं, इतना ये सब कुछ किया है, आपको क्या लगता है मुझे कितना पुण्य मिला होगा? बोधि धर्म बिल्कुल पवित्र व्यक्ति थे। उसने राजा की आंखों में आंखें डाल के देखा और बोला, आपको कुछ भी पुण्य नहीं मिला होगा। पाप मिल गया हो तो भी कोई चकित होने वाली बात नहीं। कोई ही इतना सच सच राजा को बोल सकता है, और बोधि धर्म जैसा व्यक्ति ही बोल सकता था। राजा ने बोला, आप कैसी बातें करते हैं, इतना बड़ी बड़ी मूर्तियां मैंने बनवाई, देखिए चीन की सबसे बड़ी बड़ी मूर्तियां। तो बोधि धर्म ने कहा, ये सारी मूर्तियां तुम्हारे अहंकार के प्रतिमान, तुम ये याद रखवाना चाहते हो सारी दुनिया को कि तुमने क्या क्या किया। जितना तुम कर रहे हो उतना तुम्हारा अहंकार बढ़ता जा रहा है। तो ये पाप नहीं, ये पुण्य नहीं, ये तो और पाप होता जा रहा है, क्योंकि तुम अपने लक्ष्य से वंचित होते जा रहे हो। अभिनिवेश टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। चीन की दीवार अभिनिवेश का ही तो प्रतीक है, टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फिजिकली। इतने बड़े बड़े टाइटल्स टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ
सोशली। एक बलबन नाम का राजा हुआ, बलबन गुलाम वंश का राजा था, गुलाम होने के बाद राजा बन गया। तो अब बहुत उसे अजीब लगता था, जिंदगी भर गुलाम की जिंदगी, अचानक कोई गुलाम राजा बन जाए तो क्या होगा। गागर में सागर आ गया, संभल नहीं रहा था उससे ये किंगशिप किंगहुड नहीं संभल रहा था उससे। तो उसने तो क्या किया, इतनी लंबी तो दाढ़ी करी, इतनी लंबी, करीबन 1 फीट लगभग, ठीक, इतना ही ऊंचा उसने वो पहना अपना मुकुट। तो अब क्या हो गया, इतना लंबी दाढ़ी, इतना लंबा मुकुट, तो जब वो सिर हिलाता तो लगभग 3 फीट की संस्था एक साथ हिलती थी, 1 फीट ऊपर 1 फीट नीचे और लगभग 0.5 फीट का उसका मुंह, जो भी कुछ कर रहे, तो 2.5 फीट एक साथ हिलता दिखता था ऐसे। उसने सिजदा पैबोस चालू कर दिया। उसने अपने अभिनिवेश को बचाने के लिए क्या किया, अभिनिवेश में क्या किया, जितने भी सामंत आएंगे वो उसके पैर के अंगूठे को पे सर लगाएंगे और उसे चूमेंगे। पैर को चूमना पड़ेगा, केवल सर झुकाने से काम नहीं चलेगा, हाँ, ऐसे करने से काम नहीं चलेगा, ऐसे से भी काम नहीं चलेगा, पैर छूने से काम नहीं चलेगा, चूमना पड़ेगा मेरे पैर को आप, तो मुझे सुरक्षित मिलेगा। आपको आज भी समाज में ऐसे लोग दिखेंगे जो अपने अभिनिवेश और अस्मिता के कारण दूसरों को दबाते हैं, ठीक। इसको क्या कहा गया, मनोविज्ञान ने क्या कहा, सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम, राग द्वेष अभिनिवेश। सेल्फ एस्टीम का मतलब हाउ मच वैल्यू आई गिव टू माई सेल्फ। पहली बात तो जो माई सेल्फ है वही गलत है, ठीक है। उस माई सेल्फ के आधार पे मैंने एक साइकोलॉजिकल सेल्फ भी बना लिया, उसी के आधार पे राग द्वेष अभिनिवेश चल रहा है, ये सारा ड्रामा, ठीक। तो हाउ मच वैल्यू आई गिव टू माई सेल्फ इज कॉल्ड सेल्फ एस्टीम। ये कहां से आती है, आई कंपेयर विद अदर्स, मैं दूसरों से कंपेयर करता हूं, एंड आई वैलिडेट हाउ अदर्स रेस्पॉन्स टू मी, दूसरे मुझे कैसे रेस्पॉन्स करते हैं उस आधार पर मेरी सेल्फ एस्टीम बढ़ती है। देखो मैं गया तो सबके चेहरे सुर्ख पड़ गए, मैं दहाड़ा तो सब चुप हो गए। सेल्फ एस्टीम, दूसरे आपको किस तरह से वैलिडेट करते हैं, ये सब चीजें, इसको सेल्फ एस्टीम कहते हैं। तो अब सेल्फ इमेज प्लस आइडियल सेल्फ प्लस सेल्फ एस्टीम। सेल्फ इमेज इज इंडिविजुअल सेल्फ, आइडियल सेल्फ इज साइकोलॉजिकल सेल्फ, सेल्फ और ये जो सेल्फ एस्टीम इज सोशल सेल्फ। इन तीनों को आप जोड़ दें तो इसी को हम क्या कहेंगे, सेल्फ कंसेप्ट। तो अस्मिता सेल्फ कंसेप्ट को पैदा करती है, और ये पूरा सेल्फ कंसेप्ट इज हाउ डू आई सी माई सेल्फ। सेल्फ कंसेप्ट का मतलब क्या हुआ, ऑल द इंफॉर्मेशन एंड बिलीव्स इंडिविजुअल हैव अबाउट देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देमसेल्व्स इज कॉल्ड सेल्फ कंसेप्ट, पूरी दुनिया भर में। और ये सेल्फ कंसेप्ट न केवल व्यक्तिगत स्तर पर, हमने आपको बताया चुनावों के पहले भी राजनेता इन सेल्फ कंसेप्ट को प्रमोट करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति के वो लिमिटेड सेल्फ कंसेप्ट प्रमोट किए जाए। अब इस सेल्फ कंसेप्ट में राग द्वेष सब आ गया, अभिनिवेश आ गया, तो कैसे होगा, कोई भी चीज किसी ने अच्छी करी, कोई दूसरा जिसको मैं पसंद नहीं करता उसने, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभिनंदन को पाकिस्तान ने छोड़ दिया, पाकिस्तान के प्रति भारत के कुछ लोगों में द्वेष है, तो क्या होगा, अगर उस व्यक्ति ने कुछ अच्छा काम किया जिसके प्रति मुझे द्वेष है तो हम क्या कहेंगे, हाँ छोड़ना ही पड़ा, डर गए हमारे प्रधानमंत्री से, इंटरनेशनल प्रेशर के कारण छोड़ना पड़ गया, मतलब उसने कुछ अच्छा भी किया तो भी हम तारीफ नहीं करेंगे उसकी। हाँ, और अगर वो नहीं छोड़ता पाकिस्तान अभिनंदन को तो क्या कहते हैं हम, देखो हमने तो पहले ही कहा था बहुत बुरे लोग हैं, वो तो देश ही खराब है, देख रहे हैं आप। सो क्या होता है, हम अब हमारे सेल्फ कंसेप्ट से अब दुनिया को देखते हैं। अब चश्मा मिल गया, अस्मिता का चश्मा। अस्मिता एक चश्मा का मॉडल है, बस आप उसे पहन लीजिए, दुनिया के रंग अलग अलग दिखने लगेंगे, ठीक, दुनिया के रंग अलग अलग दिखने लगेंगे, सारी दुनिया, ठीक। थोड़ी बहुत अस्मिता तो जरूरी होती है, उससे विकास होता है, पर जब अस्मिता बढ़ जाती है तो उससे विध्वंस हो जाता है, ठीक। दुनिया भर में अगर आप देखें तो यही परंपरा चलती है। तो ये हमने आपको कहा, अस्मिता ही जगत पैदा करती है, ये पूरा जगत अस्मिता का है, ठीक।
हम उस चश्मे से सारी दुनिया को देखते रहेंगे और उसी अनुसार अपना जीवन हमारा बढ़ता रहेगा। डेमोक्रेसी जिसको हम कहते हैं, पहले एक राजा होता था, राजा ही सब निर्धारित करता था, पर ऐसा किया नहीं, नहीं एक व्यक्ति कैसे करेगा, एक व्यक्ति कैसे करेगा, गलत बात। तो फिर राजा ने बोला अच्छा ठीक है, एक नहीं करते, 20 लोग मिलकर करेंगे। ओके, लोगों ने कहा हाँ हाँ। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं 1866 की ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ यूके, जिसको हमने कहा डेमोक्रेसी का शुरुआत हो गई। ये कोई डेमोक्रेसी है? एक की जगह 50 लोग मिलकर काम कर रहे हैं। मतलब एक राजा था, 50 लोग मिलकर ग्रुप बना लिया, वो देश को बिल्कुल वही तानाशाही से चलाएंगे। इसको हमने कहा डेमोक्रेसी चालू हो गई। ऐसा कोई, ये द पॉइंट इज, हम अपने अभिनिवेश को भी बचा के रखना चाहते हैं। सो हर जगह अगर आप देखेंगे तो डेमोक्रेसी क्या थी कि भाई 50 लोग मिलकर शासन चला रहे। उन 50 लोगों में भी ध्यान दीजिए, वोट देने का अधिकार केवल 50 लोगों को था। पर इसमें भी मजे की बात यह है, इन 50 लोगों की पत्नियां वोट नहीं दे सकती थी, केवल पुरुष वोट दे सकते थे। पर हर पुरुष वोट नहीं दे सकता था, केवल अमीर पुरुष वोट दे सकते थे। हर अमीर पुरुष वोट नहीं दे सकता था, केवल वो अमीर पुरुष जो राजा के करीब है वोट दे सकते थे। और हम इसको कहते हैं डेमोक्रेसी। ये सब हमारे कंसेप्ट को, एलीट वर्ग, ये वर्ग, वो वर्ग, ये सब क्या अस्मिता ही तो है। ठीक। फिर ये जो महिलाएं वोट नहीं दे सकती थी, ऐसा नहीं था, इनमें भी बराबरी थी। अमीर महिलाओं को ज्यादा प्रिविलेज थे, गरीब महिलाओं को कम प्रिविलेज था। यहां भी रिच और पुअर। ऐसा भी नहीं है कि गरीब महिलाएं आपस में बराबर थी। निम्न वर्ग अलग था, अछूत वर्ग अलग था। ऐसा भी नहीं, अछूत में आपस में सब बराबर थे। गोरे काले का भेद उसमें भी था। और ऐसा भी नहीं था काले सब बराबर थे, उसमें भी काली सास और काली बहू में आपस में नहीं पड़ती थी। काली सास सीनियर थी, काली बहू जूनियर थी। क्या चल रहा है ये सब? ये सब लिमिटेड अस्मिताएं हैं हमारी, और इसी से जिंदगी में सारे तनाव पैदा होते हैं। ये पूरी जिंदगी का ड्रामा ही ऐसा चलता है। तो महर्षि पतंजलि ने कहा कि अस्मिता, जैसे ही आप खुद को वो मानते हैं जो आप नहीं है, तो अस्मिता शुरू हो जाती है। ठीक। और अस्मिता मैं अपने लिए लूंगा, मैं अपनी जाति के लिए भी अस्मिता को एश्योर करूंगा। ये इतना जाति प्रथा भारत में बना कैसे? ऐसे ही तो बना जाति प्रथा। भारत में एक समय में बड़ा तेज बिजनेस होता था, तब इतनी जाति प्रथा मजबूत नहीं थी। पर जैसे बिजनेस टूटा, सामंत सिस्टम आया, जैसे बिजनेस टूटा तो क्या हुआ? या कहें जब सामंतवाद आया, छोटे छोटे राजा आ गए भारत में पूरे। ठीक। हमने आपको बताया था, जितने आप छोटे हो गए, आपकी अस्मिता आप उतनी बड़ी कर लोगे, आइडेंटिटी। तो ये जो छोटे छोटे राजा थे, अब इनको अपनी अस्मिता भी बचानी थी, बढ़ानी थी। तो इन्होंने क्या कहा, बड़े बड़े ट्रेड तो खत्म हो गए, व्यापार भी खत्म हो गए, क्योंकि व्यापार करने के लिए दूर तक अपनी आर्मी भेजनी पड़ती है। समुद्र में आपकी आर्मी जाएगी, आपके व्यापारियों को बचाएगी, तब तो व्यापारी मुनाफा लेके आएंगे। पर अब आप तो छोटे से राजा हैं, आपके पास आर्मी बची ही नहीं है, तो भेजेंगे किसको? आर्मी चली गई तो दूसरा आपको हरा देगा। तो अब क्या करते थे, इंटरनेशनल ट्रेड खत्म हो गए भारत में। हम बात कर रहे हैं 7वीं शताब्दी एडी के बाद की। इंटरनेशनल ट्रेड खत्म हो गए, इंटर स्टेट ट्रेड छोटे मोटे चलने लगे, तो व्यापार लगभग खत्म था। अब क्या हुआ? तो जब व्यापार खत्म हो गया, तो अब व्यापारी लोग क्या करें? उन्होंने, अब व्यापार तो खत्म हो गया, वो अपने अपने गांव में लौट के आना चालू हुए। जब ये व्यापारी लोग गांव में लौट के आना चालू हुए, तो व्यापारी के जो कंपनी में लोग काम करते थे, उनके सबॉर्डिनेट्स, उनको भी लगा अब हम क्या करेंगे, तो वो भी गांव में आ गए। तो अब व्यापारी ने गांव में जाके 100 एकड़ जमीन खरीदी। तो उसी के पास में उसके जनरल मैनेजर ने 50 एकड़ जमीन खरीद ली। उसी के पास उसके मैनेजर ने 25 एकड़ जमीन खरीद ली। उसी के पास उसके अकाउंटेंट ने 10 एकड़ जमीन खरीदी। अब ये साथ में रहने लगे। अब हायरार्की तो खत्म हो गई, पूरी हायरार्की तो खत्म हो गई, पर अब ये कंपनी के मालिक को खुद की अभिनिवेश को बचाना तो था ना, अस्मिता को भी बचाना था। तो उसने कहा भाई देखो, ऐसा है कि हम जो है, हम ऊंची जाति है। ठीक, हम ऊंची जाति है। वो कुछ भी कह सकता है उसको। वो ये भी कह सकता है कि मैं चतुर्वेदी हूं, 4 वेद पढ़े मैंने। तो जनरल मैनेजर कह सकता है ठीक है साहब, अगर आपने 4 वेद पढ़े तो 3 तो हमने भी पढ़े, तो हम त्रिवेदी हो जाते हैं, तो कोई दूसरा द्विवेदी हो जाएगा। ये धीरे 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 और बाइफर्केशन, सब अपनी अपनी अस्मिता व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से बचाने, और ये जगत ड्रामा चालू हो जाएगा। और ये अस्मिता केवल यहां नहीं है, कॉन्टिनेंटल अस्मिता भी चलती है। ठीक है, आप देखिए ना, सिक्योरिटी काउंसिल में आप चले जाइए, 5 परमानेंट सदस्य हैं,
अफ्रीका और साउथ अमेरिका से एक भी नहीं है, जबकि अफ्रीका महाद्वीप और साउथ अमेरिका महाद्वीप दुनिया का 32% जमीन और 20% आबादी उसमें रहती है, और उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। कहने को ये दुनिया डेमोक्रेसी है। ठीक। सो व्हाट आई वांट टू ब्रिंग होम हियर इज, अस्मिता इस पूरे वर्ल्ड प्रपंच को शुरू करती है। हर देश, हर कॉन्टिनेंट अपनी अस्मिता बचाना चाहता है, इससे कॉन्फ्लिक्ट चालू होते हैं। क्या यह अजीब नहीं है कि वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट हमेशा अमेरिकन ही होगा? हालांकि अमेरिका ने जब वर्ल्ड बैंक चालू हुआ था काफी फंड किया था, पर यह क्या डेमोक्रेटिक वर्ल्ड नहीं है? क्या यह आश्चर्य नहीं है कि आईएमएफ का प्रेसिडेंट पिछले, जब से आईएमएफ बना है, कोई यूरोपियन ही होगा, कोई एशियन, कोई अफ्रीकन नहीं हो सकता कभी भी। थिंक अबाउट इट। सो हर कॉन्टिनेंट तक अपनी अस्मिता बचाता है। सो अस्मिता ही ये पूरा वर्ल्ड ड्रामा है। अब थोड़ा सा आगे समझे। सो जब ये अस्मिता इज द वर्ल्ड ड्रामा, सो साइंस और सेक्रेड इसको क्या, कैसे देखते हैं अस्मिता को? अब हम चौथी बात कर रहे हैं। अभी हमने अस्मिता से जगत प्रपंच देखा, अब चौथी बात, अस्मिता साइंस कैसे उसे देखता है और सेक्रेड कैसे देखता है। वेदांत कहता है, सेक्रेड पे पहले बात करें। वेदांत कहता है मैं जो वास्तव में हूं पांचों कोशों से परे हूं। ठीक। योग कहता है अस्मिता एक मिथ्या ज्ञान है, हम पढ़ ही रहे हैं उसको। भगवान बुद्ध ने कहा कि जो मैं हूं वास्तव में मैं, वो इन पांचों चीजों से परे है। पांच चीज कौन सी? जीवात्मा, शरीर, भावनाएं, परसेप्शंस और इमोशंस, मेंटल फॉर्मेशंस, कॉन्शियसनेस, बॉडी फॉर्म, फीलिंग्स, परसेप्शंस एंड मेंटल फॉर्मेशन, इन सब के परे हूं मैं। ये मैं नहीं हूं। उपनिषद कहते हैं नेति नेति, दिस इज नॉट मी, ये अस्मिता मैं नहीं। बुद्धा घोष एक विद्वान हुए, उन्होंने कहा डीड एग्जिस्ट बट डूअर डजंट। कार्य होते हैं पर कर्ता ये शरीर नहीं है। तो पूरा वेदांत, बुद्धिज्म, योग सब एक सुर में ये बात कहते हैं कि जिसको आप खुद मानते हैं आप वो नहीं है। ये है सीक्रेट जो कह रहा है। अब चलिए साइंस की बात करें। साइंस क्या कहता है? सो देयर इज अ कंसेप्ट, रिसेंटली डेवलप्ड कंसेप्ट, इट इज कॉल्ड मॉड्यूलर मॉडल ऑफ द सेल्फ। मॉड्यूलर मॉडल ऑफ द सेल्फ। हम इसको पढ़ते थे तो मॉड्यूलर मॉडल ऑफ द सेल्फ क्या है? ये थ्योरी ये कहती है कि जिसको मैं सेल्फ कहता हूं, आई, मैं, ये हमारा जो माइंड है इसमें 7 मॉड्यूल्स होते हैं। जैसे मॉड्यूलर किचन होता है ना, ऐसे मॉड्यूलर माइंड है। 7 कंपार्टमेंट है इस माइंड में। ये मॉड्यूल्स कौन से हैं? 7 मॉड्यूल्स हम आपको बता रहे हैं। आधुनिक मनोविज्ञान, आधुनिक विज्ञान किस दिशा में बढ़ रहा है? वो कह रहा है जिसको आप कहते हो मैं विक्रांत, ये क्या है वास्तव में? तो आपके माइंड के अंदर 7 कंपार्टमेंट है। ये कंपार्टमेंट क्या है? इसको कहा मॉड्यूल्स। ये क्या है? पहला, सेल्फ प्रोटेक्शन मॉड्यूल। एक मॉड्यूल है जिसका काम है मुझे सुरक्षा देना। दूसरा मॉड्यूल है जिसका काम है मेट अट्रैक्शन मॉड्यूल, किसी विपरीत जेंडर को मेरे तरफ आकर्षित करना। ठीक। तीसरा मॉड्यूल है, उसका काम है एफिलिएशन मॉड्यूल, वो लोग जिनको मैं पसंद करता हूं मेरे पास लाना। ये तीसरा मॉड्यूल है। चौथा मॉड्यूल इज मेट रिटेंशन मॉड्यूल, जिसको मैं प्रेम करता हूं वो मेरे साथ रहे, रिलेशनशिप स्थिर रहे, वो मॉड्यूल है। पांचवा मॉड्यूल इज कॉल्ड किन केयर मॉड्यूल, रिश्तेदारों की, जिनको मैं अपना कहता हूं उनकी केयर करूं। छठा मॉड्यूल इज कॉल्ड स्टेटस मॉड्यूल, अपना स्टेटस बचा के रखना। और सातवां मॉड्यूल इज कॉल्ड डिसीज अवॉइडेंस मॉड्यूल, कोई भी डिसीज को मैं खुद को अवॉइड करूं। ये मॉड्यूल मेरे दिमाग में काम करते हैं, और ये मनोविज्ञान ये कहता है बस यही आपको, ये 9 मॉड्यूल्स। ठीक। और ये 7 मॉड्यूल्स, और इन 7 के ऊपर कोई सीईओ नहीं है। तो ये मॉड्यूल्स करते क्या है? तो मनोविज्ञान ये कहता है देखो यार, जब से हम जानवर थे बस जीवन के 2 ही उद्देश्य रहे, एक खुद को जिंदा रखना और दूसरा नई जनरेशन को प्रोड्यूस करना। तो ये 7 मॉड्यूल का एक ही काम है, जिंदा रहना
और अगली जनरेशन को पैदा करना। कैसे काम करते हैं फिर ये? किसी भी सिचुएशन, कोई भी एक मॉड्यूल एक्टिवेट हो जाता है। जैसे आप जंगल में, आप खतरे में हैं, तो कौन सा मॉड्यूल आ जाएगा? सेल्फ प्रोटेक्शन मॉड्यूल। सेल्फ प्रोटेक्शन के विचार दिमाग में आने लगेंगे और शरीर वैसे काम करने लगेगा। ठीक है, आप हाई स्कूल में एडमिशन लिए, इस समय एकदम से कौन सा मॉड्यूल आ जाएगा? मेट अट्रैक्शन मॉड्यूल, विपरीत जेंडर को मेरी तरफ अट्रैक्ट करना, तो फिर मैं वैसा बिहेव करने लगूंगा। एक रिसर्च, अच्छा ये मॉड्यूल चुपचाप काम करते हैं, पता भी नहीं पड़ता। एक रिसर्च हुई बड़ी इंटरेस्टिंग। लोगों को कागज पेन दिया गया और बोला लिखिए कि आप अपने करियर में क्या करना चाहते हैं। तो एक हॉल में जहां पुरुष और स्त्रियां दोनों बैठे थे, ठीक है, पुरुष और स्त्रियां जहां दोनों बैठे थे, उनको जब बोला गया कि आप लिखिए, तो वहां पुरुषों ने खूब बड़ी बड़ी लक्ष्य लिखे जीवन के, इतना पैसा कमाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। केवल महिलाओं की प्रेजेंस ने चुपचाप उनके अंदर का मेट अट्रैक्शन मॉड्यूल एक्टिवेट किया और वो ज्यादा जीवन के बारे में उत्साही हो गए। और दूसरे हॉल में जहां केवल पुरुष थे, उन्होंने इतने बड़े बड़े लक्ष्य नहीं लिखे। सो सबकॉन्शियसली आप ज्यादा इंप्रेस करने का प्रयास करते हो। इट इज कॉल्ड मेट अट्रैक्शन मॉड्यूल जब एक्टिवेट हो जाता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए। आप एक प्रेजेंटेशन दे रहे हो, सबके सामने खड़े हो, तो अचानक आपको डर लगता है, ये कौन सा मॉड्यूल है? तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं साहब ये जो मॉड्यूल है इसको स्टेटस मॉड्यूल कहेंगे। मेरा नाम सबके सामने खराब नहीं होना चाहिए। आप अपना स्टेटस क्यों बचा के रखना चाहते? क्योंकि जितना आपका बड़ा स्टेटस होगा उतना लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, जितना अट्रैक्शन होगा उतने आप सेफ होंगे, जितना सेफ होगा उतना आप रिप्रोडक्शन कर पाएंगे। कहानी वही है, अपने आप को सुरक्षित रखना। ठीक। सो वो मनोविज्ञान ये कहता है आधुनिक कि ये सब कुछ ऑटोमेटिक चल रहा है। बाय डिफॉल्ट कोई ऐसी सिचुएशन आती है, अचानक आपका स्टेटस मॉड्यूल एक्टिवेट हो जाता है। ठीक, जैसे किसी ने आपसे सबके सामने उस किसी ने कुछ कहा जो आपको एकदम से बुरा लगा, आप एकदम से गुस्सा हो गए, आप कहते हैं मुझे एकदम से गुस्सा आ गया। तो मनोविज्ञान ये कह रहा है नहीं नहीं, गुस्सा आया नहीं एकदम से, वो मॉड्यूल अपने आप एक्टिवेट हो गया और आप कुछ कर ही नहीं पाए, आपके मुंह से फिर वो शब्द निकल गए, तो मॉड्यूल स्वतः एक्टिवेट हो जाते हैं, आपके कंट्रोल में ही नहीं रहते। फिर आप गुस्सा हो जाते हैं। गुस्सा आप क्यों होते हैं? ताकि आप इस समय, मॉड्यूल कौन सा है? स्टेटस मॉड्यूल। गुस्सा क्यों कर रहे हैं? ताकि आप दूसरों को सिखा सके आपसे कैसा व्यवहार करें जो आपकी इमेज के अनुरूप हो। सो एक्चुअली मनोविज्ञान ये कहता है कि आप इन मॉड्यूल्स को नहीं चुनते, ये मॉड्यूल्स आपको चुनते हैं। आप हैं ही नहीं, बस ये 7 मॉड्यूल आपस में काम करते रहते हैं। फिर मनोविज्ञान कुछ हद तक, और ये किसी एक सीईओ को रिपोर्ट भी नहीं करते, ये अपने आप चलते रहते हैं। और जैसा हमने पहले बात की, ये मॉड्यूल जिसको मैं कहते हैं, मनोविज्ञान कहते हैं मैं का मतलब माइंड है और माइंड का मतलब मॉड्यूल है, और दिस इज व्हाट इज कॉल्ड मॉड्यूलर मॉडल। ठीक है, आप एक डरावनी पिक्चर देखें तो सेल्फ प्रोटेक्शन मॉड्यूल एक्टिवेट हो जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप एक रोमांटिक मूवी देखें, ठीक है, तो मेट अट्रैक्शन और मेट रिटेंशन मॉड्यूल एक्टिवेट हो जाता है। तो अपने आप ये मॉड्यूल एक्टिवेट होते जाते हैं और यही आपसे काम करवाते हैं। कई मनोवैज्ञानिक तो इस हद तक जाते हैं कि ये मॉड्यूल राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी एक्टिवेट किए जाते हैं। जब अमेरिका को इराक पे अटैक करना था, तो पूरी अमेरिकन सरकार ने कोशिश की कि पूरे देश में सेल्फ प्रोटेक्शन मॉड्यूल एक्टिवेट कराया जाए, बताया जाए कि इराकी राष्ट्रपति कितना खराब है, क्या क्या कर रहा है, हमारे देश में क्या खतरा हो सकता है, उनके पास केमिकल वेपन्स हैं, वो अटैक कर सकते हैं, ऐसी खबरें दीजिए मार्केट में। तो इससे क्या होगा? पूरे देश का एक साथ सेल्फ प्रोटेक्शन मॉड्यूल एक्टिवेट होगा, फिर आप युद्ध करेंगे तो युद्ध जस्टिफाइड है। सो ये मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि ये सब स्वतः है। ठीक, सो दिस इज व्हाट यू आर, जिसको आप मैं कहता हूं वो ये है। पर वेदांत इसके भी परे जाता है। वेदांत कहता है ये सब जो ड्रामा है, इसके ऊपर, ये ड्रामा मेरे आसपास घूमता है। फाइन, तो अस्मिता इज ए ड्रामा, इट इज अ बिग ड्रामा। सो अस्मिता और अहंकार क्या एक है या अलग है? अस्मिता और अहंकार, अहंकार मीन्स आईनेस। जब मुझे यह एहसास होता है कि मैं हूं, यह है अहंकार, आईनेस। अहम करणम, आईनेस।
अस्मिता क्या है? आई एमनेस। अब मैं आई हूं तो कुछ तो होगा, तो जो कुछ होगा वो सब अस्मिता है। अहंकार इज न्यूट्रल, इट इज ओनली आई। अस्मिता इज नेगेटिव, इट इज क्लेश। फाइन। अहंकार, जब मैं खुद को आय महसूस करता हूं तो द्वैत शुरू होता है, दो है। ठीक। तो इसीलिए अहंकार से अविद्या पैदा होती है और अविद्या से अस्मिता पैदा होती है, क्योंकि जब मैं खुद को सही नहीं मानता तो गलत क्या क्या है, वो सब अस्मिता है। तो ये तीन अंतर अहंकार और अस्मिता में है। सो अब क्या किया जाए? अब ये हम समझ तो गए हैं हाउ टू डील विथ इट। अब इस क्या करें, इस अस्मिता को नष्ट करने के लिए क्या करें? ठीक। पहला, अविद्या का नाश करना होगा। अविद्या ही अस्मिता का जन्म स्थान है। तो अविद्या का नाश कैसे होगा? तो 4 एम है। मास्टर, जब भी दिमाग बहुत ज्यादा अस्मिता में जाने लगे, गो एंड कंसल्ट अ मास्टर। सेकंड, मैसेज, शास्त्र पढ़िए, रेगुलर करिए, रेगुलर जितना ज्यादा बढ़ा सके। तीसरा, मीटिंग, सत्संग, जितनी बार बार आप सत्संग में जाएंगे ये अस्मिता डिकम्पोज होने लगेगी। चौथा, मेडिटेट, ध्यान कीजिए। ये 4 का समय जितना ज्यादा बढ़ाएंगे अपने अंदर, उतना आप महसूस करेंगे कि अस्मिता कम हो रही है। ठीक। दूसरा तरीका, भेदा भेद की सजगता, भेद अभेद की सजगता। जीवन में जीने का और देखने का नजरिया ही ये विकसित कर लीजिए। कुछ भी आप देखें तो नजरिया ये विकसित कीजिए, खुद से पूछिए ये नित्य है या अनित्य है। हमने अभी देखा हमारे सारे इमोशंस या पवित्र हैं, ठीक, क्योंकि हम बहुत बायस्ड होके देखते हैं। हर चीज जो मेरे सेल्फ कंसेप्ट को सपोर्ट कर रही है, मुझे वो बात पसंद आ जाएगी। जो मेरे सेल्फ कंसेप्ट के विरुद्ध है, मैं उसके विरुद्ध हो जाऊंगा। तो ये पवित्र विचार कहां है हमारे? तो जरा देखें, क्या मेरे विचार पवित्र हैं, क्या पवित्र, ये सोचें। जिसको मैं सुख मान रहा हूं वो सुख है कि दुख है? गुरु नानक कहते थे, दुख दारू सुख रोग भय। कई बार दुख इंसान को बना देता है और सुख बर्बाद कर देता है। कहीं ये तो नहीं हो रहा? और अंतिम, आत्मा और अनात्मा भेद, ये 4 भेद, नित्य अनित्य, पवित्र अपवित्र, सुख और दुख और आत्मा अनात्मा, पिछले सेशन में बात की। बार बार इनकी सजगता बनाए रखना भी एक तरीका है अविद्या, अस्मिता को दूर करने का। तीसरा तरीका, राग और द्वेष की भाषा ना बोले, ना समर्थन दे, खास तौर पे द्वेष की भाषा। हमारे देश और समाज में द्वेष की भाषा जिस कदर बढ़ रही है, काश की व्यक्ति धर्म का सही अर्थ समझे। तो जब हम धर्म का सही अर्थ समझते हैं तो हम द्वेष की भाषा नहीं बोलते हैं। द्वेष अस्मिता से पैदा होता है, राग भी अस्मिता से पैदा होता है। तो ना तो ऐसी भाषा बोले, ना सुने, ना ऐसी भाषा का समर्थन करें, ना ऐसी भाषा को प्रमोट करें। अस्मिता आपकी नियंत्रित होगी। चौथा तरीका, यात्रा करें। टूरिस्ट बन के ही नहीं, केवल नई लोगों से मिले, उनके विचार जाने, खुले मन से उनके विचारों को स्वीकार करें। सही गलत में ना डालें उन्हें। 2 बॉक्स होते हैं, मैं सहमत हूं या असहमत, छोड़िए ना। दिस इज हाउ ही फील्स, दिस इज हाउ ही सीज लाइफ। मृत्यु के बाद इंसान के शरीर को जलाया जाए, गाड़ा जाए या प्रकृति में छोड़ दिया जाए परिंदों के लिए, ये नजरिए है। ठीक है, फाइन, आप ऐसा सोचते हो, आई अंडरस्टैंड, आप ऐसा सोचते हो। ठीक। अब ये सही है या गलत है मुझे इसमें नहीं पता, मैं बस साक्षी हूं।
जब बच्चे होते हैं तो उन्हें माता पिता के बिल्कुल बीच में सुलाया जाए या दूर सुलाया जाए। कई देश दूर सुला रहे हैं, कई देश बीच में सुला रहे हैं। अब ये सही है गलत है मुझे इसमें नहीं पता, ठीक है, जो भी आपके बच्चों को सही दिशा में ले जाए वही ठीक। बच्चों को बचपन में मारना चाहिए कि बिल्कुल हाथ नहीं लगाना चाहिए, बहुत सारी चीजें। लेट्स नॉट जज पीपल, बस स्वीकार करें। पांचवा पाठ, लोगों को लेबल ना करें। जिंदगी में ये शब्द, ये अच्छा ये बुरा, इसको आज से ही खत्म करें। बस वो वैसा है जैसा है। इट विल हेल्प अस टू गो बियॉन्ड अस्मिता। छठा, निर्वाण षटकम सुने, पढ़ें बार बार। ये सब काम करने से अस्मिता कम होना शुरू होगी। अस्मिता जब कम होगी तो निश्चित तौर पे जीवन और बेहतर होगा, सुंदर बनेगा जीवन। तनाव कम होगा, क्योंकि अस्मिता से ही जो पैदा होते हैं राग और द्वेष और अभिनिवेश, उससे हम निजात पाएंगे। तो एक क्विक रिकैप करते हैं। हमने छठे सूत्र में देखा कि दृग शक्ति और दर्शन शक्ति, जो अंतिम दृष्टा है दृग शक्ति आत्मा, और जो दिखता है जो देख रहा है दर्शन शक्ति, इन दोनों को एक ही मान लेना ही अस्मिता है। अस्मिता आत्मा और माया को एक मानना है, पुरुष और प्रकृति को एक मानना है, वास्तविक मैं और शरीर को एक मानना है, मैं और अंतःकरण को एक मानना है, चेतन और जड़ को एक मानना है, साध्य और साधन को एक मानना है, रथी और रथ को एक मानना है, सूरज के उगने और मुर्गे की बांग को एक मानना है। इनको एक मानना ही अस्मिता है। अस्मिता अस्मि प्लस ता आई एमनेस से बना है। जब अपना वास्तविक स्वरूप भूल जाते हैं तो जो भी छदम स्वरूप है उसको जब हम स्वयं मानने लगते हैं तो उसको अस्मिता कहा जाता है। तो ये दूसरी बात, इसका शाब्दिक अर्थ, अस्मिता का कार्य क्या है? पूरा जगत प्रपंच अस्मिता का कार्य है। अस्मिता स्पिरिचुअल सेल्फ को हम छुपा देते हैं, हिडन हो जाता है, और संसार को प्रोजेक्ट करती है। रूप से नाम बनता है, नाम से गुण आते हैं, और इसी नाम रूप और गुण के संसार को, जिसको मैं कहता हूं इंडिविजुअल सेल्फ, इंडिविजुअल सेल्फ को मैं क्या कहूंगा? मेरी सेल्फ इमेज, हाउ आई सी माई सेल्फ। इसमें मेरे फिजिकल ट्रेट्स आ जाएंगे, पर्सनालिटी ट्रेट्स आ जाएंगे, सोशल रोल, सब कुछ आ जाएंगे। तो पहला सेल्फ इमेज या इंडिविजुअल सेल्फ, इससे किसका विकास होता है? जो मेरा सेल्फ इमेज है, और दूसरा जो मेरा आइडियल इमेज है। आइडियल इमेज साइकोलॉजिकल सेल्फ, इससे विकसित होता है। इन दोनों के बीच में जो गैप है वहीं कामनाएं पैदा होती है, क्योंकि मुझे यहां से वहां जाना है। कामनाएं पूरी हो तो लोभ बनता है, लोभ हर बार पूरा होता है तो मद बनता है, एरोगेंस। कामना अधूरी हो जाए तो गुस्सा आता है, गुस्सा बढ़ता है तो डिल्यूजन, मोह होता है। दूसरों से कंपेयर करने से मत्सर और जेलसी आती है। एडम्स इक्विटी थ्योरी पे हमने बात करी। गीता का अध्याय 2 62 63 श्लोक पे हमने बात की। साइकोलॉजिकल सेल्फ, डिजायर्ड सेल्फ, या हम कहें जिसको हमने कहा आइडियल सेल्फ। और जब इन दोनों के बीच में गैप होता है तो उस गैप को पूरा करने के लिए हम पूरा प्रयास करते हैं, तो उसी से राग द्वेष और अभिनिवेश पैदा होता है। मेरी सेल्फ इमेज जो है उसको जो जो चीजें सपोर्ट करेंगे मैं उसको राग, उसके प्रति अनुराग, जो जो उसका विरोध करेंगे उसके प्रति द्वेष, और अभिनिवेश उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। इन तीनों को सेल्फ इमेज, इसी को हम सेल्फ एस्टीम कहते हैं रादर। इन तीनों को अगर हम जोड़ लें, राग द्वेष और अभिनिवेश, सेल्फ एस्टीम, इट मीन्स हाउ मच वैल्यू आई गिव टू माई सेल्फ। सेल्फ एस्टीम कहां से आती है? बाय पर्सनल कंपैरिजंस एंड वैलिडेट हाउ मच वैलिडेशन अदर्स गिव टू योर सेल्फ इमेज। तो सेल्फ इमेज प्लस सेल्फ एस्टीम प्लस आइडियल सेल्फ, इन तीनों को बोल के हम बोलते हैं सेल्फ कंसेप्ट। और ये सेल्फ कंसेप्ट व्यक्तिगत स्तर पे और दुनिया भर के स्तर पे चलता है। इसमें केवल एक एक्सेप्शन है। कई बार कई लोग जिनकी बहुत लो सेल्फ एस्टीम होती है, तो वो क्या करते हैं? वो अपोजिट बिहेव करने लगते हैं। ठीक, कोई उन्हें बुरा कहे तो उनको लगता है हाँ ये सही है, ऐसा भी। तो कुछ एक्सेप्शंस हैं इनके। अगर लो सेल्फ एस्टीम है सो पीपल अपोजिट बिहेव करेंगे, और अगर कोई उनको बुरा बोल रहा है
तो वो इन अगर आप गहराई में जाएं तो रादर उनकी सेल्फ इमेज ही बुरी हो, खुद के लिए वो बुरा सोचते हैं, तो कोई बुरा बोलता है तो एग्री कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं राग वहां भी दिखता है आपको। ठीक, अस्मिता थोड़ी बढ़ती है तो विकास होता, अधिक बढ़ती है तो विध्वंस हो जाता है। हमने आपको बताया यही सब राजा अपनी अस्मिता बढ़ाता है, संभ्रांत व्यक्ति अपनी सास अपनी अस्मिता के लिए लड़ती है, गोरा काला निम्न अछूत ये सब सब कुछ अपनी अस्मिता के कारण लगे हुए हैं। इसी से जाति प्रथा पैदा होती है। इवन अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, IMF, वर्ल्ड बैंक या फिर कॉन्टिनेंट तक अपनी अस्मिता पे लड़ जाते हैं और भिड़ जाते हैं। इतना गहरा अस्मिता का प्रभाव होता है। हमने ये भी देखा फिर अगले चरण में कि अस्मिता में साइंस क्या कहता है और सेक्रेट क्या कहता है। तो सेक्रेट वेदांत तो कहता है कि इन पांचों कोशों से परे मैं हूं। योग कहता अस्मिता एक मिथ्या ज्ञान है। बुद्ध कहते हैं कि सेल्फ जैसा तुम जानते हो वैसा है ही नहीं, क्योंकि जिसको आप सेल्फ कह रहे हो सब गलत है। उपनिषद नेति नेति कहता है, बुद्ध कहते हैं डीड एग्जिस्ट करती है, बुद्धा घोष, डूअर एग्जिस्ट नहीं करता। पर अगर हम विज्ञान की बात करें तो मनोविज्ञान मॉड्यूलर व्यू ऑफ माइंड कहता है कि आप हो ही नहीं कुछ, 7 मॉड्यूल्स हैं वही काम करते हैं, आपस में एक्सचेंज करते हैं, और वो एकदम से किसी सिचुएशन में कोई मॉड्यूल ट्रिगर हो जाता है, और जो मॉड्यूल ट्रिगर हो जाता है वैसे ही तुम बिहेव करने लगते हो, और तुम्हें लगता है तुम कर रहे हो, तुम जस्ट इंस्ट्रूमेंट हो। तो इवन आज मनोविज्ञान भी इस बात को समर्थन करता है कि वी आर जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, दिस इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट फॉर एन एक्सपेरिमेंट। सो अस्मिता और अहंकार में अंतर क्या है? अहंकार आईनेस है, अस्मिता आयमनेस। अहंकार न्यूट्रल है, कोई लेबल नहीं है। अस्मिता क्लेश है, लॉट्स ऑफ लेबलिंग। अहंकार अविद्या को पैदा करता है, अविद्या से अस्मिता पैदा होती है। सो अस्मिता अविद्या से पैदा होती है, और फिर अस्मिता से हमारा पूरा जगत प्रपंच पैदा होता है। तो हम क्या करें? पहला, अविद्या का नाश करें। कैसे करें? शास्त्र, गुरु के पास जाएं, मास्टर, शास्त्र पढ़ें, मैसेज, सत्संग करें, स्पिरिचुअल मीटिंग्स, ध्यान करें, मेडिटेट, जितना समय बढ़ा सके। दूसरा, सजगता, भेदा भेद की सजगता, नित्य अनित्य विवेक, पवित्र अपवित्र विवेक, सुख दुख विवेक, आत्मा अनात्मा विवेक, लगातार इस तरह से सोचें। तीसरा, राग द्वेष की भाषा ना बोले, ना इसका समर्थन करें, कभी नहीं, नहीं तो हम देश समाज और दुनिया को तोड़ देंगे। ठीक। चौथा, यात्रा करें, नई जगह, नए लोग, नए विचारों से मिलें, खुले मन से स्वीकार करें। हमारे यहां तो ऐसा होता है, छोड़ दीजिए आपके यहां क्या होता है, वो जो कर रहे हैं उसको देखिए, उसको सम्मान दीजिए। ठीक, लिमिटेड अस्मिता बढ़ेगी, टूटेगी। पांचवा, लोगों को लेबल ना करें, अच्छा बुरा, गंदा मोटा, लेजी, ये भाषा ही समाप्त, व्यक्ति व्यक्ति है। अंतिम, निर्वाण अष्टकम की साधना करें, बार बार निर्वाण षटकम बार बार सुने, निर्वाण षटकम की साधना करें, उस पर मेडिटेट करें, इससे अस्मिता नष्ट होती है। आज के लिए इतना ही।